इंडिया में अमेज़न से हर दूसरे दिन कई पार्सल आते हैं और ई वेस्ट भी नया टर्म आया है। तो कितने तरीके के वेस्ट रहते हैं ये भी ज्ञान अगर लोगों को मिल जाए तो भी उन्हें समझे कि सेग्रीगेट कैसे करना और किसे बेचना है। देखिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो रूल 2016 है उनमें हर कूड़े के अलग अलग नियम है। प्लास्टिक है तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के रूल अलग है। हमारे घर से जो डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट निकल रहा है जिसमें सैनिटरी पैड्स हैं, डायपर्स हैं, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, इसका रूल्स एंड रेगुलेशन सेपरेट है। इसको आपको सेपरेट करना है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। हर घर में 2 से 4 मोबाइल फोन है। जब तक सेग्रीगेशन नहीं होगा तब तक वो कूड़े में कोई ताकत नहीं है। सेग्रीगेटेड कूड़ा पैसा है, अनसेग्रीगेटेड कूड़ा प्रॉब्लम है। तो ये महानगर पालिकाओं को समझना चाहिए। देश के 150 करोड़ लोगों को समझना चाहिए कि जो कूड़ा हम निकाल के दे रहे हैं वो कूड़ा हमारी अपनी प्रॉपर्टी है। इसको हमें सेग्रीगेटेड फॉर्म में आगे। इंदौर या अंबिका नगर, इन्होंने ऐसा क्या किया जो महाराष्ट्र या दिल्ली नहीं कर सकती, या क्या करना चाहिए? और मैंने ये भी सुना है कि ई वेस्ट में काफी सोना मिल जाता है, कॉपर मिल जाता है, तो वो बहुत रातों रात अमीर हो जाते हैं वगैरह। तो क्या ये अफवाह है या सच्चाई है? तो ये एक बिजनेस है जो आज से नहीं लगभग 10-20 साल से चल रहा है। सरकार अब ऐसे MRF सेंटर्स बना रही है। तो जो गार्बेज आपके घरों से, दुकानों से या इंडस्ट्री से कलेक्ट हो रहा है वो उस। प्रवीण जी, आपका कंपनी का एक थीम सॉन्ग है, वो थोड़ा गा के बताइए तो अच्छा रहे। देख 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 तू यहाँ वहाँ ना फेंक, देख फैलेगी बीमारी, देख होगा बुरा हाल। तो क्या करें भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। अगर आप यंग एंटरप्रेन्योर हैं या कुछ नया करना चाहते हैं, प्रॉफिटेबल बिजनेस, और उसके साथ समाज को भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो बनिए कबाड़ी वाला। जी, आपने सही सुना है, बनिए। हमारे बम्बई में कहते हैं भंगार वाला या कबाड़ी वाला। कबाड़ी से करोड़ों कमाया जा सकता है, जानते हैं आज के पॉडकास्ट में। प्रवीण नायक जी इसके जीते जाते उदाहरण हैं। इसमें कई सब्सिडीज़ मिलती हैं गवर्नमेंट से, रॉ मटेरियल का कॉस्ट 0 और प्रॉफिट 100%। सबसे अच्छा उभरता हुआ न्यू एज का बिजनेस मॉडल जानते हैं इस पॉडकास्ट में। एंड तक बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ऐसे इंसाइटफुल चीज़ें चाहिए अनडिज़ाइन को। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट। प्रवीण जी, आपने वेस्ट मैनेजमेंट या कचरे से पैसा कमाना ये कब सोचा और क्यों सोचा? मतलब ये कैसे फंडा आपके दिमाग में आया? देखिए, ये जो कचरे से करोड़पति बनने का जो सफ़र है, ये शुरुआत हुई थी लगभग 2 अक्टूबर 2014 को। ओके। भारत के जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, इन्होंने लाल किले की प्राचीर से पूरे देश से एक आह्वान किया था कि कैसे भारत को कचरा मुक्त करना है। गांधी जी का जो आह्वान था। हाँ, स्वच्छ मेन गांधी जी का था। और अगर मैं उससे भी और पहले चलूँ तो भारत में स्वच्छता की जो परिकल्पना थी, अगर हम सनातन से जोड़ें तो आपने सबरी एक कैरेक्टर आता है रामायण में, जो स्वच्छता कर रही थी और प्रभु राम जी उनकी कुटिया में आए थे, तो हम वहाँ से भी ले सकते। या हम अगर आधुनिक भारत की बात करें तो महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े संत हुए, संत गाडगे बाबा। स्वच्छता के अगर भारत के अंदर सबसे बड़े और सबसे पुराने पुरोधा के रूप में अगर हम देखते हैं तो संत गाडगे बाबा जी थे। उसके बाद महात्मा गांधी जी, और महात्मा गांधी जी के बाद जो भौतिक रूप से ग्राउंड लेवल पे अभियान को चलाया है वो देश के प्रधानमंत्री जी ने चलाया है। उस समय जब उन्होंने ये प्रोग्राम को लॉन्च किया, इसमें एक जो बात मैं रखना चाहूँगा वो ये है कि अलमित्रा पटेल जी एक भारत में बहुत बड़ी पर्यावरण की पैरोकार रही हैं, अभी भी हैं। उन्होंने जब अमेरिका से इंडिया आई और उन्होंने देखा कि अलग अलग नगर पालिकाएँ, नगर निगम अपने शहर का जो कचरा है वो कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र कर रहा है, डाल रहा है, और उसके बड़े बड़े माउंटेन खड़े हो रहे हैं। तब उन्होंने भारत सरकार के ऊपर केस कर दिया कि आप ये कचरा जो भी उठा के डाल रहे हैं ये रॉन्ग प्रैक्टिस है, ये जो धरती है ये कोई नगर पालिका की नहीं है, इसका प्रॉपर समाधान होना चाहिए। बराबर। तब भारत सरकार ने पहली बार
सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन इशू की भारत सरकार को, और भारत ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल 2016 को तैयार किया और विभिन्न राज्यों को ये डायरेक्शन दिया कि आप इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करिए। तो 2016 तक ऐसा कोई रूल ही नहीं था? नहीं, ऐसे कोई रूल फॉर्मली नहीं आए थे, ना उनके इम्प्लीमेंटेशन हुए थे। उसके बाद अलग अलग नगर पालिकाओं ने इस पे काम करना चालू किया। प्रधानमंत्री जी ने जब अभियान लॉन्च किया, उस समय किसी को मालूम नहीं था कि ये इसमें करना क्या है, इन रूल्स को इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है। तब अंबिकापुर एक जगह है छत्तीसगढ़ में, अंबिकापुर की जो डायनामिक कलेक्टर आईएएस और जो आईएएस ऑफिसर रितु सेन मैडम हैं, उन्होंने कुछ आदिवासी महिलाओं को इकट्ठा किया और उन आदिवासी महिलाओं के माध्यम से उन्होंने भारत का पहला जीरो वेस्ट शहर अंबिकापुर छत्तीसगढ़ को बनाया। जीरो वेस्ट, पूरा जीरो वेस्ट शहर बनाया। और यही एक ऐसा शहर था जो तब से लेके अभी तक राष्ट्रपति अवार्ड जीतता है। और इंदौर? हाँ, चूँकि इंदौर एक बड़ा शहर है, मेट्रो सिटी है। इंदौर नंबर 1 बाद में आया। अगर हम पॉपुलेशन की दृष्टि से देखें तो इंदौर मेट्रो सिटी में नंबर 1 आ रहा है। शुरुआत अंबिकापुर ने की थी, अंबिकापुर के बाद बड़े शहरों की भी एंट्री हुई और इंदौर बहुत अच्छा काम कर रहा है। इंदौर जीतता है, राष्ट्रपति अवार्ड जीतता है, नंबर 1 आता है। बट इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? अंबिकापुर। वो अंबिकापुर से हुआ। अंबिकापुर में भी जो मेंटर आए थे, आप लोगों ने कभी सत्यमेव जयते में आमिर खान का एक शो आया था, जिसमें श्रीनिवासन साहब आए थे। तो श्रीनिवासन साहब ने ग्राउंड लेवल पे वहाँ पे शुरुआत की थी। अंबिकापुर चूँकि मेरी ससुराल है और मेरा अंबिकापुर जब जाना हुआ, जब ये मॉडल बन रहा था, तो हमने मैडम रितु सेन से मिलके और अपनी इच्छा जाहिर की कि हम इस अभियान में जुड़ना चाहते हैं। उस समय मैं नौकरी कर रहा था, नौकरी के साथ काम करना बड़ा मुश्किल था। तभी दिल्ली में एक ऐसी घटना घटी जिससे मेरा मन खराब हुआ। पहले हमने ये सोचा था कि हम ये रिटायरमेंट के बाद ये काम करेंगे, लेकिन तब दिल्ली में गाजीपुर नाम का एक पहाड़ है कूड़े का, वो गिरा बरसात में और उसमें 4-5 लोगों की मृत्यु हो गई थी। मैं उसका बेसिकली उस समय उस NH-24 के ऊपर था। इस घटना को देख के फिर हमने सेम डे अपनी नौकरियां छोड़ी और गार्बेज क्लिनिक की हमने स्थापना की। प्रवीण जी, जब ये आपने किया, फैसला लिया, तब तो घर में जब आपने बताया तो आपको तो लोगों ने कबाड़ी वाला बोला होगा या कचरे वाला। इतने अच्छे कॉरपोरेट सेक्टर से इसमें आए तो विरोध तो हुआ रहेगा घर वालों का? बिल्कुल हुआ। उस समय इनफैक्ट जिन कंपनीज़ में मैं काम कर रहा था, उन कंपनीज़ में लोगों ने मेरे को पागल के तरीके से ट्रीट करना चालू कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं एक विल पावर थी और मेरी पत्नी ने इसमें मेरा बहुत सहयोग किया। दूसरा, जिस आइडियोलॉजी को लेके हम आगे बढ़े थे वो देश के प्रधानमंत्री जी की थी। जिस ऑफिसर के मार्गदर्शन में हमने ये काम को सीखा वो एक IAS ऑफिसर थी। तो प्राउड फीलिंग बात यह है कि हमने देश के अंदर पहली बार नगर पालिकाओं के साथ फार्मर्स को इंटीग्रेट करने का काम किया महाराष्ट्र के अंदर। और जब ये मॉडल ज़मीन पे उतरा और गार्बेज क्लिनिक को लोगों ने नोटिस करना चालू किया, तो गार्बेज क्लिनिक की जो प्रेजेंटेशन माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने हुई, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के सामने, फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी हुई और जो इनफैक्ट मसूरी में IAS ऑफिसर्स की एकेडमी है उसमें भी गार्बेज क्लिनिक नाम से एक चैप्टर है। तो सरकारी नीतियों में इनके लिए अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। अभी आपकी ये नीतियों की बारे में तो और समझते हैं, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि इंदौर या अंबिका नगर, इन्होंने ऐसा क्या किया जो महाराष्ट्र या दिल्ली नहीं कर सकती, या क्या करना चाहिए हर हाउस होल्ड ने कचरे को लेकर, और कैसे अपने शहर को और सुंदर बनाया जा सके? बेसिक हर आदमी की क्या जवाबदारी है उतना बता दीजिए। देखिए, जो रूल हैं, रूल सिंपल ये कहते हैं, अभी लोगों की सामान्यतः सोच है कि हमारे घर का जो कूड़ा निकल रहा है वो नगर निगम की जिम्मेदारी है, नगर पालिका की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है। नियमानुसार जो कूड़े को पैदा करने वाला व्यक्ति है, कूड़ा ख़त्म करना उसी की जिम्मेदारी है, नगर पालिका की नहीं है। लोगों में ये जागरूकता नहीं है, लोग उस कूड़े को अपना कूड़ा ही नहीं मानते हैं। हम मार्केट से कुछ भी सामान खरीद के लाते हैं, यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद उसकी जो पैकेजिंग है हमने उसका पैसा दिया हुआ है,
पैकेजिंग का पैसा हमने दिया, बराबर। लेकिन हम अगले दिन सुबह ये बोलते हैं कि ये नगर पालिका का है। बराबर। पैसा देके आप खरीद के लाए, नगर पालिका का कैसे हो गया? बराबर। सो इस सोच को बदलना पड़ेगा। लोगों में जागरूकता नहीं है, ये जागरूकता देश को लानी पड़ेगी। यहाँ 2 सवाल थे आपके कि अंबिकापुर ने ऐसा क्या किया या इंदौर ने ऐसा क्या किया। उन्होंने स्वच्छता को अंगीकृत किया, ओके। अपनी समझा। लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनाया है। ओके। तो ये एक दिन में नहीं हो गया। बराबर है। दिल्ली भी ये कर सकता है, हाँ। या दिल्ली के जैसे दूसरे शहर भी ये कर सकते ओके। हैं, लेकिन इसके लिए एक मास मोमेंटम की आवश्यकता है, एक बहुत बड़े आंदोलन की आवश्यकता है। दूसरी बात, नगर पालिकाओं के पास या नगर निगमों के पास माइक्रो प्लानिंग नहीं है। ये जब तक माइक्रो प्लानिंग नहीं होगी, जब तक कूड़े को हाउस अरेस्ट नहीं किया जाएगा, वो कूड़ा का समाधान निकाल पाना मुश्किल है। हम कितनी बड़ी बड़ी मशीनें लगा दें, वो कूड़े का समाधान नहीं। कूड़े का केवल एक ही समाधान है कि सवेरे का कूड़ा शाम को पैसे में बदल जाए। अगर सुबह का कूड़ा शाम को पैसे में बदल गया, मैं दावा करता हूँ भारत के अंदर कूड़े की समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। बराबर है प्रवीण जी। अभी मैं रहता हूँ मुंबई में, कल्याण KDMC में ऐसा किया हुआ है। ये उनका स्लोगन है कि आइदर रिड्यूस, रीयूज और मेक इट रिसाइकल। तो ये RE बहुत बार वो यूज़ करते हैं। और दूसरी बात, हमारे यहाँ हफ्ते में सिर्फ 2 बार सूखा कूड़ा जाता है, बाकी गिल्ला कूड़ा जाता है। तो सेग्रीगेशन ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप कम से कम कल्याण डोंबिवली में तो हो ही रहा है। तो ये बाकी दिल्ली वगैरह में सेग्रीगेशन को नहीं महत्व दिया गया है। मैंने कल्याण में काम किया है, कल्याण को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। इवन जब कल्याण कर सकता है ये काम, तो देश का कोई भी शहर कर सकता है। सबसे बड़ा स्लम एरिया जो है वो कहीं ना कहीं आपका मुंबई कल्याण एरिया में है। तो मैं आपके माध्यम से, ये बिल्कुल सही आपने जो क्वेश्चन उठाया कि जब तक सेग्रीगेशन नहीं होगा तब तक वो कूड़े में कोई ताकत नहीं है। जब तक कूड़ा मिक्स है उसमें कोई ताकत नहीं है। जिस दिन वो कूड़ा, या जैसे ही वो कूड़ा सेग्रीगेट हो जाता है, वो कूड़ा अपनी ताकत दिखा देता है। सेग्रीगेटेड कूड़ा पैसा है, अनसेग्रीगेटेड कूड़ा प्रॉब्लम है। तो ये महानगर पालिकाओं को समझना चाहिए, पालिकाओं को समझना चाहिए। न केवल महानगर पालिकाओं को, देश के 150 करोड़ लोगों को समझना चाहिए कि जो कूड़ा हम निकाल के दे रहे हैं वो कूड़ा हमारी अपनी प्रॉपर्टी है। इसको हमें सेग्रीगेटेड फॉर्म में आगे स्वच्छता कर्मी जो हमसे कलेक्ट करने आ रहा है उसको देना है। बराबर है। और उनमें से अभी तो लोग इतने ये हो गए कि अमेज़ॉन से हर दूसरे दिन कई पार्सल आते हैं। तो पुट्ठा, मतलब जो कागज़ या न्यूज़पेपर जो लेते हैं, वो एक हो गया। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कितने तरीके के हाउस होल्ड कूड़े रहते हैं और इंडस्ट्रियल वेस्ट रहता है। ये 2 अलग कैटेगरीज हैं। और ई-वेस्ट भी नया टर्म आया है। तो कितने तरीके के वेस्ट रहते हैं, ये भी ज्ञान अगर लोगों को मिल जाए तो भी उन्हें समझे कि सेग्रीगेट कैसे करना और किसे बेचना है। आपने बोला कूड़े को पैसे में कन्वर्ट करना है, तो किसे बेचना है? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो रूल 2016 है, उनमें हर कूड़े के अलग अलग नियम हैं। प्लास्टिक है तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के रूल अलग हैं। हमारे घर से जो डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट निकल रहा है, जिसमें सैनिटरी पैड्स हैं, डायपर्स हैं, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, इसका रूल्स एंड रेगुलेशन सेपरेट है। इसको आपको सेपरेट करना है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। हर घर में 2 से 4 मोबाइल फ़ोन है, जितने गैजेट्स हैं, इन सारे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का सेग्रीगेशन आपको सेपरेट करके देना है। इसके बाद ड्राई मटेरियल की बात आती है, तो ड्राई मटेरियल के अंदर नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स होते हैं। आपका प्लास्टिक अलग होता है, कागज़ अलग है, गत्ता अलग है, जो भी है इसको आपको सेपरेट करके देना होता है। इसके अलावा एक और जो दूसरा वेस्ट आ गया वो है बैटरी वेस्ट। तो आपको बैटरी वेस्ट सेपरेट करके देना है। इवन नेक्स्ट लेवल की जो चीज़ें अभी मार्केट में आ गई, जो लोगों को नहीं पता है, जो और जिसके अंदर बहुत बड़ा धंधा है। जो वेस्ट मैनेजमेंट है, ये सिंपल एक बिजनेस है। जो हमारी गाड़ियों का निकलने वाला इंजन ऑयल है, अच्छा, इसका भी रिवर्स कलेक्शन होना है। काला काला होता है। इन सब के ऊपर सरकार ने EPR पॉलिसीज लागू करती हैं देश के अंदर। इन EPR पॉलिसी में भारत के यूथ के लिए बिजनेस है। उनको इसको EPR पॉलिसीज को समझना चाहिए और इसमें अपने आप को एज ए स्टार्टअप के रूप में, एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में इंटीग्रेट करना चाहिए। अभी वो बिजनेस मॉडल समझते हैं, तो ये घरों से कूड़ा इकट्ठा करके, या कूड़ा कहाँ से इकट्ठा करना है, क्या ये बिजनेस मॉडल गवर्नमेंट्स के साथ मिलके हमें करना है? मतलब या कोई सब्सिडी देती है गवर्नमेंट,
और मैंने ये भी सुना है कि ई वेस्ट में काफ़ी सोना मिल जाता है, कॉपर मिल जाता है, तो वो बहुत रातों रात अमीर हो जाते हैं वगैरह। तो क्या ये अफवाह है या सच्चाई है? आज हम जो स्क्रैप डीलर को देख रहे हैं, या हम कबाड़ी वाले कबाड़ी वाले इसकी बात करते हैं, या महाराष्ट्र में भंगार वाले बोलते भंगार हैं, वाले। तो ये एक बिजनेस है हाँ। जो आज से नहीं कई साल लगभग 10-20 साल से चल रहा है, और वो कबाड़ी पैसा कमा रहा है। बराबर। उसके पास जो मटेरियल जा रहा है वो क्या है? वो कहीं ना कहीं निकलने वाले कूड़े से निकलने वाली ही चीज़ें हैं। हम जब डेप्थ में जाएंगे तो वही एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो यानी वो बिजनेस है और वो प्राइवेट डोमेन में चला रहा है। सरकारी डोमेन में क्या है? सरकार अब ऐसे MRF सेंटर्स बना रही है, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर। तो जो गार्बेज आपके घरों से, दुकानों से या इंडस्ट्री से कलेक्ट हो रहा है, वो उस सेंटर में जाता है, वहाँ उसकी रिकवरी होती है मटेरियल की, और इनके संचालन के लिए लोगों की आवश्यकता है, इनके लिए एक्सपर्ट्स की आवश्यकता है। जो मटेरियल रिकवर हो रहा है वो कहीं ना कहीं भारत की रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। तो रिसाइकल क्या क्या होता है? प्लास्टिक तो हमें पता है। बिल्कुल। अभी एक क्वेश्चन जैसे आपने पूछा था कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में क्या सोना निकलता है, तो डेफिनेटली बेसिकली जो सोना है या गोल्ड है वो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर है। बराबर है। तो जब इसकी पूरी सर्किट डिज़ाइनिंग होती है, जिसको PCB बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में जो मेटेलिक आइटम्स हैं उन सब में तांबा, आपका गोल्ड, आपका सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये सारी चीज़ें उसके अंदर माउंटेड जो मदरबोर्ड जैसे रहता है, जिसको सोल्डरिंग करते हैं। बिल्कुल। आप जिस प्रोसेसर की बात कर रहे हैं या जो मेमोरी की बात कर रहे हैं, इन सब में गोल्ड पार्टिकल्स होता है। अच्छा। अभी इनफॉर्मल तरीके से इसके अंदर, भारत के अंदर जो प्रैक्टिस है वो नॉर्मली इस पूरे मटेरियल को लेके हैं। दिल्ली के पास एक मुरादाबाद करके जगह है, वहाँ इसको ओपन बर्निंग करते हैं। ओके। ओपन बर्निंग करने के बाद, चूंकि ये PVC के ऊपर पूरा डिजाइनिंग होती है, तो उससे हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं जो कहीं ना कहीं हमारे क्लाइमेट को इम्पैक्ट करती हैं, एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करती हैं। ओपन बर्निंग में वो इस पूरे मेटेलिक आइटम को मेल्ट करते हैं। मेल्ट करके इनकी चूंकि डेंसिटी अलग अलग होती है, तो इसमें से तांबा अलग निकाल देते हैं, सोना अलग निकाल लेते हैं, चांदी अलग निकाल लेते हैं। भारत सरकार ने जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट के रूल इम्प्लीमेंट किए हैं, इसके हिसाब से जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो इनके प्रोसेसिंग प्लांट देश में लगा सकते हैं। ओके। जिनकी शुरुआत हो चुकी है। ओके। अब यहाँ से एक सप्लाई चेन डेवलप करनी है। सप्लाई चेन में इस इलेक्ट्रॉनिक आइटम को घर घर से कलेक्ट करना है, इनकी वेयर हाउसिंग करनी है, वेयर हाउसिंग करके इनको उस इंडस्ट्रीज तक पहुंचाना जहां ये रिसाइकिल हो रहे हैं। यहाँ EPR पॉलिसी का फ़ायदा मिलता है। भारत सरकार ये बोलती है कि जो कंपनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बना रही है उसने पर ईयर, पर मंथ कितने आइटम्स बनाए, कितने वापस कलेक्ट किए और कितने रिसाइकिल किए, इसका पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। अभी आपने EPR पॉलिसी, इसका उल्लेख किया, क्या ये, पहले तो ये बताइए इसका फुल फॉर्म क्या है, और दूसरी बात ये भी बताइए कि EPR पॉलिसी हर बिजनेस के लिए लागू है? जैसे कपड़े, या आप बोलिए कोल्ड ड्रिंक्स जो बनाते हैं, या पानी की बोतल जो देते हैं, तो इनके लिए भी क्या लागू है? बिल्कुल। EPR का मतलब है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो भी फिजिकल आइटम है जिसको आप टच कर सकते हैं और वो आगे जाके कभी कूड़े में या गार्बेज में मिक्स होके मिलता है, इन सब के ऊपर सरकार ने 1 by 1 EPR पॉलिसीज़ लागू कर दी हैं। चाहे कपड़ा हो, प्लास्टिक हो, थर्माकोल हो, या आपने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात करी है या बैटरी वेस्ट की बात की है, इन सब के ऊपर तो इन सारे आइटम्स की रिकवरी करके जो है रिसाइकिल होना है। और रिसाइकलिंग कंपनीज़ को इसके अगेंस्ट एक सर्टिफिकेट इशू होता है जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करता है। इस सर्टिफिकेट को मार्केट में ट्रेडिंग करने का काम है। ओके। यानी जो इन सारे वेस्ट के या तो ब्रांड ओनर हैं या इनके मैन्युफैक्चरर हैं, उनको ये दिखाना है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कि बॉस मैंने कितना मटेरियल प्रोड्यूस किया और कितना मैंने रिसाइकिल किया। अब रिसाइकिल करना इनका खुद का KRA नहीं है। लाइक मैं हल्दीराम की बात करूं, हल्दीराम आपको नमकीन बेच रहा है प्लास्टिक के उसमें, प्लास्टिक के पैकेजिंग में। अभी हल्दीराम का काम वो प्लास्टिक पैकेजिंग की रिसाइकिल करने का नहीं है, तो इसको कोई तो हल्दीराम के बिहाफ पे रिसाइकिल कर रहा है। बराबर है। जो आदमी इसको रिसाइकिल कर रहा है उसको एक क्रेडिट सर्टिफिकेट मिलता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। मानो उसने 2 टन प्लास्टिक को रिसाइकिल किया तो 2 टन प्लास्टिक का रिसाइकलिंग का सर्टिफिकेट मिला। अब इस सर्टिफिकेट की जरूरत किसको है? हल्दीराम को। बराबर। या
जो भी पैकेजिंग कर रही है उस कंपनी को, तो बिस्लरी वो को जैसे। हाँ, लाइक अगर मैं पैट बॉटल की बात कर रहा हूँ, पैट बॉटल, बिस्लरी का काम बॉटल बनाने का नहीं है, बिस्लरी पानी बना रहा है, लेकिन पैट बॉटल कहीं से आ रही है। हाँ। लेकिन बिस्लरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत सरकार ने तय कर दी है, क्योंकि बिस्लरी का उसके ऊपर ब्रांड लगा हुआ है। तो बिस्लरी की भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने कितनी प्लास्टिक बॉटल्स मार्केट में उतारी, बराबर है। और उसके अगेंस्ट आपने कितना जो रिसाइकलिंग का सर्टिफिकेट सरकार को सबमिट किया है। ये कुछ सोलर जैसा है ना, सोलर का भी आपको सोलर एनर्जी अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसका सही सर्टिफिकेट मिल जाता है। सेम जैसा कार्बन क्रेडिट का भी है। क्रेडिट का है। अभी आपके माध्यम से मैं, चूंकि महाराष्ट्र या जो दूसरे देश के अंदर बहुत सारे फार्मर हैं, अभी फार्मर को कार्बन क्रेडिट के बारे में नहीं मालूम है। बराबर है। कार्बन क्रेडिट का मतलब है अगर हमने एक पेड़ लगाया है और वो पेड़ कितनी ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, अब इस ऑक्सीजन और कोई अगर पेड़ ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। बराबर है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कौन रिलीज कर रहा है? वो सारी फैक्ट्रीज, बड़े प्लांट, जिनमें कहीं ना कहीं वो धुआं से एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। लेकिन किसान का जो फसल लगी हुई है, किसान ने जो फसल बोई हुई है, जो सैकड़ों बीघा में बोई हुई है, वो पौधे भी क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। यानी किसान को कार्बन क्रेडिट का क्या डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है? नहीं, क्योंकि किसान जागरूक नहीं है। बराबर है। सो किसान न केवल फसल से अपना प्रोड्यूस करके जो प्रोडक्शन कर रहा है उससे पैसे कमा सकता है, वो कार्बन क्रेडिट से भी पैसे कमा सकता है। बराबर है। और ये सर्टिफिकेट गवर्नमेंट को अप्लाई करके आप ले सकते हैं और बेच सकते हैं ऐसे इंडस्ट्रीज को। इसके लिए प्राइवेट प्लेयर मार्केट में हैं, केवल वो कंप्लाइंसेस पूरे करें, और कार्बन क्रेडिट इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर में बिक रही है। वाह। अभी आपने जो बताया रिसाइकल ऑफ द वेस्ट, इसमें भी यंग एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिख रही है ताकि वो अपना वो सर्टिफिकेट बेचें, तो वो मॉडल कैसे बनाएं? देखिए, यहाँ पे जो बेरोज़गार लोग हैं भारत के अंदर, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप प्लास्टिक के कलेक्शन मैकेनिज्म के अंदर आइएगा। उनके वेयर हाउसिंग, आज छोटे छोटे शहरों में हर आदमी के पास अपना गोडाउन है, या नहीं है तो गोडाउन आपको मिल जाएगा। आप इस प्लास्टिक के कलेक्शन, न केवल प्लास्टिक के, आप कपड़े के बिजनेस में आ जाइएगा, कपड़े का रिवर्स कलेक्शन करके उसको स्टोरेज करिएगा, इनकी श्रेडिंग कर सकते हैं। श्रेडिंग करके आप इसको रिस्पेक्टिव रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को प्रोवाइड कराइए और उनके साथ एक बिजनेस अंडरस्टैंडिंग बना लीजिएगा। मैं आपको प्लास्टिक का एक जर्नी बताता हूँ आपके दर्शकों को, कि प्लास्टिक में जो रैक पिकर है, जो एक कूड़ा बीनने वाला है, जो बोरा लेके सवेरे निकलता है, सड़कों से मटेरियल को पिक करता है, चूज करता है, उसकी इन्वेस्टमेंट क्या है? कुछ तो 1000 लेके जाता ही है, क्योंकि हमको पैसे देता है। नहीं, वो जो रैक पिकर है उसकी इन्वेस्टमेंट 0 है, क्योंकि वो फ्री में सामान जो सड़कों पे पड़ा हुआ उसको चुनता है। अच्छा, वैसे अब जब वो चुनने के बाद उसमें से 100, 200, 400 किलो मटेरियल को इकट्ठा करता है, यहाँ से एंट्री होती है फर्स्ट इन्वेस्टर की, जो नुक्कड़ पे बैठा हुआ कबाड़ी है। बराबर है। वो कबाड़ी क्या करेगा? 4000, 5000, 10,000 रुपये लेके अपने ठिया पे बैठेगा और उससे रैक पिकर से उस मटेरियल को परचेज करेगा। रैक पिकर, बराबर। ठीक है। सो फर्स्ट इन्वेस्टर कौन हो गया? फर्स्ट इन्वेस्टर हो गया वो कबाड़ी। और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच थी, अंत्योदय योजना जो भारत सरकार की है, उसका सबसे लास्ट में बैठा हुआ लाभार्थी कौन है? या तो सबसे लास्ट में कौन है? जो बैगर है, ये जो भिखारी है। लेकिन भिखारी बिना एफर्ट के पैसा जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो पहला रैक पिकर है वो अपने हाथ पैर चलाता है, मार्केट में जाके मेहनत करता है, और भारत के अंदर सबसे, समाज में सबसे लास्ट में अगर आइडेंटिफाइड है तो वो है। बराबर है, वेरी ट्रू। नाउ जब उसने मटेरियल बेचा तो वो प्लास्टिक 12 रुपए से लेके 15 रुपए किलो के रेट पे बेचता है। बराबर है। क्योंकि उसको समझ नहीं उस प्लास्टिक की, उसको नहीं पता कि ये कौन सा कैटेगरी का प्लास्टिक है। जो L1 लेवल का कबाड़ी है, उसने 12 से 15 रुपए किलो के रेट पे माल खरीदा, ये माल बेचता है 25 रुपए किलो। आप मेरे को पूरे भारत में ऐसा कोई बिजनेस बताइएगा जो 15 रुपए किलो के रेट पे आपने बाइंग प्राइस है और उसको 25 रुपए किलो पे बेच रहे हैं, यानी 10 रुपए किलो का मार्जिन। कोई भारत के अंदर ऐसा बिजनेस नहीं है जो देता। बराबर है, सही है। एक किराने की दुकान भी कोई बंदा खोलता है, 5 लाख रुपए का माल भरता है, कोई भी आइटम 2 से लेके 5% से ज़्यादा मुनाफा नहीं देता। बराबर है, वेरी ट्रू। तो जिसको लोग कबाड़ी वाला बोल रहे हैं, या जिसमें यूथ जाना नहीं चाहता, ये इतने % का मुनाफा है। वेरी गुड। अब यहाँ से एंट्री होती है L2 लेवल की।
जो L2 लेवल का बंदा है वो इसी कबाड़ को खरीदता है 25 रुपये किलो, और जब मार्केट में इसको सेग्रीगेट करता है, प्रोसेसिंग करता है, और बेलिंग फॉर्म में, प्रोसेसिंग भी नहीं कर रहा वो, केवल बेल बना रहा है इसकी प्रेस मशीन से, जो जिसकी मार्केट में कीमत 3 से 5 लाख रुपए की ये मशीन आती है। हाँ, बराबर। इसके लिए आपको किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। ओके। वो माल जो 25 रुपये किलो का लिया, 5 रुपये किलो आपका किराया, गोडाउन का किराया भी लग गया, लेबर की कॉस्ट भी लग गई, जब ये मार्केट में इंडस्ट्री के पास जाता है इसकी कीमत होती 45 रुपीज़ kg। कितने परसेंट का मुनाफा है। तो भारत के यूथ को समझना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा कि ये जो स्टार्टअप है या इस टाइप के जो बिजनेस हाउसेस हैं जो आपके शहरों में आपका वेट कर रहे हैं, इससे आप दो चीज़ें कर रहे हैं, भारत को साफ कर रहे हैं, बराबर, एनवायरनमेंट को साफ कर रहे हैं, और आप एक ऐसे बिजनेस में जा रहे हैं जिसमें कभी रिसेशन नहीं आना, और कंपटीशन भी कम है, कोई कंपटीशन नहीं है, ये कभी धंधा बंद होने वाला नहीं। जब तक भारत में या दुनिया में धरती पे इंसान जिंदा है तब तक वो कूड़ा पैदा करेगा। बराबर है। इवन जो ह्यूमन एक्सट्रैक्टा है, हाँ, हमारा जो ह्यूमन एक्सट्रैक्टा है ये भी मार्केट में बिकता है। मतलब उसकी पूरी जर्नी बता दीजिए। हम तो अपने टॉयलेट में ह्यूमन एक्सट्रैक्टर करते हैं, तो वो बिल्डिंग्स में से वो जाता है मैनहोल में, उसके आगे फिर उसके आगे सवाल यही है कि अगर आप देश के लोगों से पूछेंगे कि जी कूड़े का या ह्यूमन एक्सट्रैक्टर का होता क्या है, तो लोगों को जर्नी नहीं पता है। हाँ, लोग सेग्रीगेशन क्यों करेंगे? क्योंकि आप किसी से पूछेंगे जी आपके घर से कूड़ा निकला कहाँ गया, वो बताएगा जी सुबह कोई कचरे वाला आता है या कलेक्शन वाला आता है, वो लेके कहाँ जाता, आप उससे पूछेंगे तो वो बताएगा जी एक गाड़ी आती है, हम उसमें वो बंदा डाल देता है। बस। अब तीसरा क्वेश्चन, वो गाड़ी कहाँ जाती है? वो गाड़ी जाती है कहीं पे, वो शायद शहर के बाहर कहीं डंप कर देता है। डंप कर देता है बस। उस शहर के बाहर जो डंप हुआ उसके बाद क्या हुआ उस कूड़े का, उस बंदे को देश के लगभग 90% लोगों को नहीं पता है, और दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट। या वेरी ट्रू। लोग इतने में भी बॉदर्ड नहीं है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल एक पर्सन पर डे 250 ग्राम गार्बेज जनरेट करता है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी लाइक मेरी उम्र 50 साल की है, यानी 50 में मैं अगर 365 का 365 दिन का मल्टीप्लाई कर दूं और 250 ग्राम का उसमें अगेन मल्टीप्लाई कर दूं, इतना कूड़ा मैंने पैदा किया। यही हाल 150 करोड़ लोगों का। बराबर। अभी आप पूछिए कि आपने ख़त्म कितना किया। हम सिंपल क्वेश्चन है कि आपने कूड़ा कितना पैदा किया अपनी लाइफ में और ख़त्म कितना किया? कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं किया। यही हाल सब 150 करोड़ लोगों का है। तो हम पैदा तो कर रहे, ख़त्म नहीं कर रहे। अगर हम ख़त्म नहीं करेंगे तो दुनिया कहाँ जाएगी? सोचना पड़ेगा। कचरे के ढेर पे बैठेंगे हम एक दिन। बिल्कुल। जैसे कि धारावी बैठी ही है मुंबई में। धारावी जो है वो इवन कल्याण में भी 2 पूरे कचरे के पहाड़ है जिसके बाजू में झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। और धारावी में तो वो जो मीठी नदी बोलते हैं वो तो मीठी नहीं रही, वहाँ से जो पानी आता है अंडरग्राउंड बोरवेल आजू बाजू के बिल्डिंग्स में भी उनकी बदबू आती है उस कूड़े की, और बदबू से अभी भी लोगों को भी बीमारियां भी हो रही हैं, कचरा भी फैल रहा है, जानवर भी मरते हैं वो खा के। मतलब किसी को सलूशन तो नज़र नहीं आ रहा है कि उसको करें क्या। अब तक तो मैं ऐसा सोच रहा था कि सारा ह्यूमन एक्सट्रेटा या सारा कचरा या तो उस ढेर में जाता है या तो समुद्र में फेंक देते हैं। नहीं, देखिए क्या है, जब भगवान ने दुनिया बनाई तो भगवान ने 2 लोग बनाए। एक बनाए प्राणी हमारे जैसे, आपके जैसे जानवर, और एक बनाई वनस्पति। बराबर। और ये तय हुआ कि जो वनस्पति का एक्सट्रैक्टा है वो प्राणियों के काम आएगा, जिसमें फूल, पत्तियां, फल, ये सारी चीज़ें हैं। बराबर है। और जो ह्यूमन एक्सट्रैक्टा है, हमारा जो मलमूत्र है, ये काम आएगा प्राणी वनस्पति के। हुआ क्या, जब क्रूड अर्बनाइजेशन हो रहा है, हाई राइज बिल्डिंगें बन रही हैं, तो जो सारा ह्यूमन एक्सट्रैक्टा है वो सेप्टिक टैंक में बंद हो गया। बराबर है। जो कहीं ना कहीं वनस्पति को मिलना चाहिए था। बराबर। तो हम करोड़ों पेड़ लगा दें, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक उनको वो मैन्योर नहीं मिलेगा। तो इसका सिंपल है कि जो लोग इस बिजनेस में जाना चाहते हैं, ह्यूमन एक्सट्रैक्टा ओवर द टाइम उसका साइंटिफिक प्रोसेस होने के बाद वो रिच कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। आज देश को जैविक राष्ट्र बनना है। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत को जैविक राष्ट्र बनाना है। ये सिंपल कैलकुलेशन है, डिमांड और सप्लाई का गेम है। कोई भी बिजनेसमैन इसको समझ सकता है कि भारत को अगर जैविक राष्ट्र बनना है तो क्या भारत के पास इतनी तादाद में जैविक खाद बनाने की फैक्ट्रियां हैं? नहीं है। नहीं, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के टाइम पे बायोगैस गांव-गांव में हुआ था,
जहाँ पे जो काउडंग और ह्यूमन एक्सक्रीटा से वो गैस भी मिलती थी और फिर वो मैन्योर में भी कन्वर्ट हो जाता था। तो वो अभी अर्बनाइजेशन में कैसे करेंगे? बिल्कुल, देखिए इसमें क्या है, पूरे देश की जितनी भी म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं इन सबको जो है सीवर लाइन के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। जो अमृत मिशन के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन 2.0 आया है, उसके अंतर्गत ये फंडिंग का प्रावधान है। यहाँ से एक नया बिजनेस जनरेट होता है कि जो नगर पालिकाओं में सेप्टिक टैंक तैयार हो रहे हैं, वहाँ पे आपके पास दो कंपोनेंट निकलते हैं। एक रिसाइकल्ड वाटर निकल रहा है, दूसरा ह्यूमन एक्सट्रैक्टर से निकलने वाला रिच कंपोस्ट है। आप उस कंपोस्ट की टेस्टिंग कराइए इस नेशनल ऑर्गेनिक लेबोरेटरी से, उसकी पैकेजिंग करिए, उसकी ब्रांडिंग करिए। कंपोस्टिंग का भारत के अंदर ये हाल है कि जब किसान को फसल के लिए कंपोस्ट की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ SDM लगता है, तहसीलदार लगता है और पुलिस लगती है, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज होता है। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है। अच्छा, मतलब आप यूरिया के लिए यूरिया को देखिएगा, जो पोटास है, यूरिया है या जो कंपोस्ट है, क्योंकि किसान को चाहिए, बराबर है। अभी धान उसको लगाना है तो उसको कंपोस्ट चाहिए। इनकी कॉस्टिंग जो 1200 रुपये की बोरी है वो किसान 2-2 हज़ार रुपये की खरीदता है ब्लैक में। तो क्या हम जो हमारा ह्यूमन एक्सट्रैक्टर है या जो शहरों की गीला कूड़ा जनरेट हो रहा है, इससे हम कंपोस्ट बनाएं, और जो चीज़ मार्केट में 1200 रुपये की मिल रही है, अगर हमने क्वालिटी ऑफ कंपोस्ट इंश्योर कर लिया नेशनल ऑर्गेनिक लेबोरेटरी से सर्टिफाइड करके, क्या हम वो बोरी 300 रुपये की नहीं दे सकते हैं? बराबर है। सो ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है भारत को जिसकी आवश्यकता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के यूथ से आह्वान करता हूं कि आप लोग गांव-गांव में इस टाइप से ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाने की फैक्ट्रियां लगाइए। प्रवीण जी, थोड़ा ना डिटेल में कंपोस्ट के बारे में बताइए, क्योंकि कंपोस्ट ये शब्द कैसे बनता है ये बहुतों को नॉलेज नहीं होगा। तो कैसे बनाते हैं, और ये इसीलिए भी बताइए क्योंकि अदानी और अंबानी जैसे बड़े लोग इसमें उतरने के पहले कुछ एंटरप्रेन्योर्स अंदर आए और कमाने का मौका मिले उन्हें। बिल्कुल, आपने जो नाम लिए हैं अदानी का और अंबानीज़ का, तो जो कूड़ा लिटरली हमारे ड्रेन के अंदर पड़ा है, हमारी नालियों के अंदर पड़ा है, इस कूड़े को प्रोसेस करके अदानी परचेस करता है और हम अदानी को सप्लाई करते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट ज़ीरो हो गई। रॉ मटेरियल, इसको RDF बोलते हैं, रिफ्यूज्ड ड्राई फ्यूल। ये RDF कोयले की जगह रिप्लेसमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कोयले की कीमत है 12 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, 12 रुपये किलो। कूड़ा मिलता है 50 पैसे किलो, 1 रुपये किलो। तो अदानी इसका भी फ़ायदा है, और इसके अगेंस्ट जो वो इंटरनेशनल मार्केट में कार्बन क्रेडिट को क्लेम कर रहे हैं, इसके बारे में यूथ को पता ही नहीं है। नहीं पता। सो कहने का मतलब है, अब आपने बोला कि यूथ कैसे कनेक्ट हो सकता है, तो वेस्ट के अंदर आपके पास मल्टीपल चैनल हैं। आप किसी भी एक वेस्ट में अपना स्पेशलाइजेशन लीजिएगा। अच्छा। और आगे बढ़िए। कंपोस्ट के मामले में जो गीला कूड़ा है हमारे घरों से निकलने वाला, सिंपल है, जिसको आपकी भाषा में ओला कचरा बोलते हैं, तो गीला कूड़ा जब डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज करने, गीले कूड़े के दो ही प्रोसेस हैं। हाँ। या तो आप उसको एरोबिक डाइजेशन करेंगे, हाँ। या एनारोबिक डाइजेशन करेंगे। एनारोबिक डाइजेशन में एक बड़े टैंक के अंदर उस कूड़े को सड़ाया जाता है। बराबर है। सड़ने के बाद उससे निकलने वाली जो मीथेन है, वो मीथेन में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के, ये सारी चीज़ें मार्केट में टेक्नोलॉजी अवेलेबल हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे अब तो आपको CBG बनेगी, जिसको कंप्रेस्ड बायोगैस बोलते हैं। बराबर। अभी कंप्रेस्ड बायोगैस गांव-गांव में ज़रूरत भी है, और अगर बड़े स्केल पे आपके पास ये अवेलेबल है मटेरियल, तो आपके साथ गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल जैसी संस्थाएं टाई अप करने के लिए रेडी हैं। ओके। और इसमें इंटरनेशनल लेवल की इन्वेस्टमेंट आई हुई है, वर्ल्ड बैंक का पैसा भी आया हुआ है, बड़े प्लेयर इसमें ऑलरेडी आ चुके हैं, जैसा आपने बताया था। तो अगर लगाने के लिए अंदाजन खर्चा क्या आता है? वो जो एक इंसिनरेटिंग प्लांट होगा जिसमें से बायोगैस निकलेगी, तो अंदाजन खर्चा बताइए यूथ को। देखिए, इसमें आपके पास कितना गार्बेज अवेलेबल है इसके ऊपर डिपेंड करेगा, टेक्नोलॉजी आप कौन सी लगाने जा रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन कोई भी बायोगैस प्लांट आप लगभग ये मान के चलिएगा करीब 15-20 लाख रुपए से इसमें शुरुआत कर सकते हैं। 20 लाख की इनिशियल फंडिंग लगेगी, जिसमें गवर्नमेंट का भी कुछ साथ मिल सकता है, मतलब जैसे कि स्टार्टअप इंडिया वगैरह। हाँ, इसमें MNRE का सब्सिडी है, तो आप अगर बायोगैस प्लांट लगाने जा रहे हैं तो MNRE की आपको सपोर्ट मिल जाएगा। यानी कहीं ना कहीं जितनी वेजिटेबल मंडीज़ हैं भारत के अंदर,
वहाँ ऑलरेडी सेग्रीगेटेड वेस्ट पड़ा हुआ है। होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, 5 स्टार्स में, वहाँ पे आप इसको इस्तेमाल करते हैं। जो दूसरी टेक्नोलॉजी मैंने बताई थी, जो एरोबिक डाइजेशन है, जिसमें एरोबिक डाइजेस्टर में उसको सिंपल कंपोस्ट बना सकते हैं। यहाँ आप चाहें तो होम कंपोस्टर अपने घर पे ही कंपोस्ट बनाने से शुरुआत कर सकते हैं। कम्युनिटी कंपोस्ट मतलब जितनी सोसाइटीज़ हैं, RWAs हैं, इन सोसाइटियों में हाई राइज बिल्डिंग है, इनके घरों के निकलने वाले कूड़े से कंपोस्ट बना सकते हैं। और तीसरा जो है, जो मैंने आपको पूरा सिटी लेवल पे बताया, तो सिटी लेवल पे भी आप जा सकते हैं। जिनको प्रोफेशनल कोर्सेज करने हैं तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है देश के अंदर, वहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट के वोकेशनल कोर्सेज होते हैं। वो लोग चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इस मतलब ये कोर्स करने के बाद खुद से ये बिजनेस चालू कर सकते हैं। बिल्कुल, वेस्ट मैनेजमेंट को कोई सोचे कि केवल पढ़ के कर लेगा तो नहीं हो पाएगा, आपको फील्ड में करना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा। बिल्कुल उतरना पड़ेगा। ये वैसा ही है कि आप पढ़ के स्विमिंग नहीं कर सकते, स्विमिंग के लिए आपको पानी में उतरना पड़ेगा। तो वेस्ट मैनेजमेंट में जाना है तो आपको कूड़े में उतरना पड़ेगा। अभी ऑल ओवर इंडिया में कंस्ट्रक्शन बहुत जगह हो रहा है, खासकर मुंबई में। तो जो पुराने बिल्डिंग्स टूट रहे हैं वो भी एक वेस्ट कर देता है, मतलब ग्लास वेस्ट, मेटल वेस्ट। तो ये वेस्ट क्या करते हैं फिर लोग? देखिए, आप जिस वेस्ट की बात कर रहे हैं इसको CND वेस्ट बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलेशन वेस्ट। लोकल भाषा में इसको मलबा बोलते हैं। तो इस मटेरियल को जो है 5 लाख से ज़्यादा आबादी वाली अगर कोई भी म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं तो यहाँ पे ये प्लांट भारत सरकार ने ऑलरेडी फंडिंग दी हुई है, नगर पालिकाएँ इसको इस्टेब्लिश कर रही हैं, जिसमें कलेक्शन का, इसका ट्रांसपोर्टेशन का और प्रोसेसिंग का मैकेनिज्म सेट है। प्रोसेसिंग में इस मटेरियल को फर्दर सेग्रीगेट किया जाता है, जो आपने बताया मेटल और अदर आइटम्स जो भी हैं, इसके अंदर स्टील निकल रहा है या ईंटा पत्थर जो भी निकलता है। प्रोसेसिंग करने के बाद इससे डस्ट क्रिएट करते हैं। डस्ट में सीमेंट को मिला के ब्रिक्स वगैरह तैयार करके आप अपना रिसाइकलिंग आइटम बना सकते हैं, या इसको लो लाइन एरिया में फिलिंग के काम भी आता है। बराबर है, वेरी तो इस तरीके से। और अभी दूसरे वेस्ट के बारे में जानते हैं। लोग आजकल इंटीरियर्स भी बहुत करवा रहे हैं और अपने घरों के फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियाँ और सोफ़ा, खासकर वो गद्दे का जो वेस्ट होता है या जो बेडशीट मैट्रेस होता है उसका वेस्ट, उससे क्या करना चाहिए? मतलब वो तो बट ऑब्वियस है 6-7 साल बाद थोड़ा सैग हो जाता है, लोगों का लाइफस्टाइल अभी इंक्रीज़ हो रहा है या शिफ्टिंग कर रहे हैं तो फेंक देते हैं वो। तो इसको कैसे रिसाइकल किया जाए? देखिए, वुड जो है, वुड तो अपने आप में वैल्यूएबल आइटम है। वुड को अगर लोग चाहें तो इसको पाउडर के फॉर्म में लाके प्लाईवुड इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास क्वांटिटी में है तो। या इसको आप बर्न करके चारकोल बना सकते हैं, एक्टिव चारकोल। तीसरा जो आपने कंपोनेंट बताया कि जो मैट्रेसेस हैं या उसके अंदर जो फाइबर अवेलेबल है, तो फाइबर अपने आप में मार्केट के अंदर सेल होता है। एक और भारत के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस है जो सड़कों पे खाली पड़ा हुआ है। आप देखते होंगे लोग पानी पीने वाला नारियल को इस्तेमाल करते हैं, सैकड़ों की तादाद में वो नारियल लोग फेंक देते हैं, नाले में पड़े हुए हैं। आप इस नारियल के, कच्चे नारियल का प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं, इससे 2-3 कंपोनेंट बनते हैं। इससे फाइबर निकलता है जिसको क्वायर बोलते हैं, क्वायर मार्केट के अंदर सीधी डायरेक्ट सेल आउट होती है। या इससे आप कोकोपीट बना सकते हैं। अभी नारियल आपको मिलता है 50 पैसे किलो, लेकिन जब कोकोपीट मार्केट के अंदर आप बना के बेचते हैं तो 50 रुपये किलो का है। इतना ह्यूज मार्जिन के ये सारे बिजनेसेस हैं। प्लस कहीं ना कहीं आप एक वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को भी एड्रेस कर रहे हैं। मैं आपने कंपोस्ट के बारे में बोला था, तो मैं आपसे पूछता हूँ, भारत में मेरे को कोई ऐसी फैक्ट्री बताइए जिसके लिए ज़मीन फ्री में मिलती हो, मशीन फ्री में मिलती हो, जिसके लिए कच्चा माल फ्री में मिलता हो। कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। और उस इंडस्ट्री से बनने वाला जो प्रोडक्ट है जिसकी मार्केट में ह्यूज डिमांड हो, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं। आज अगर मैं आपसे पूछूं या लोगों से पूछता हूं कि आपको अपने बच्चों को क्या खिलाना है, केमिकल वाला खिलाना है या ऑर्गेनिक खिलाना है? ऑर्गेनिक खिलाना। लेकिन लेकिन आप मार्केट में नज़र डालेंगे तो कहीं पे भी ऑर्गेनिक फ्रूट वेजिटेबल की शॉप्स नहीं मिलती। अगर ऑर्गेनिक फ्रूट वेजिटेबल लोगों को चाहिए है तो पैदा काहे से होगा? ऑर्गेनिक कंपोस्ट से। यानी ऑर्गेनिक कंपोस्ट की मार्केट के अंदर डिमांड है, बहुत है। बराबर। प्रवीण जी, आपकी सारी बातों से ये तो समझ में आया हमें कि ऐसा कोई बिजनेस नहीं है प्रॉफिटेबल जैसे कि कबाड़ी वाले का बिजनेस हो,
और इसमें भी एक ही एस्पेक्ट नहीं है बिजनेस के, हर वेस्ट, कबाड़ी नहीं बोलूँगा अभी मैं, वेस्ट नहीं बोलूँगा मैं, अभी उसे रॉ सोना बोलूँगा। ये हर वेस्ट के अपने अपने कैटेगरीज है और हर कैटेगरी में आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसके लिए गवर्नमेंट भी आपको फंड कर रही है। सिर्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है, तो हर यूथ ने उतरना ही चाहिए। आखिरी क्वेश्चन मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि कैसे नगर पालिका आपसे, ये पॉडकास्ट अगर कोई देख रहा है गवर्नमेंट ऑफिसर, तो कैसे वो इससे सीख ले और कैसे सबको इन्फ्लुएंस करे कि ये वेस्ट मैनेजमेंट पूरा भारत करे, इंदौर ही नहीं एंटायर इंडिया स्वच्छ भारत हो जाए। देखिए इसमें क्या होता है, पहले अगर हम गार्बेज के अंदर थोड़ा सा एंट्री करते हैं तो हम ये देखेंगे कि लगभग हमारा 50% जो गार्बेज है, 50% गार्बेज है ओला कूड़ा या गीला कूड़ा। इस कूड़े के लिए सिंपल है, जो हमने महाराष्ट्र में एक प्रयोग किया था कि नगर पालिकाएँ कभी किसानों से बात ही नहीं करती। अभी आपके लोग भी सोचेंगे कि नगर पालिका का किसान से क्या लेना देना, लेकिन उस गीले कूड़े का जो खरीदार है वो किसान है। बराबर। अगर हम उस गीले कूड़े को सही तरीके से प्रोसेस करके किसानों को इस पूरे अभियान में साथ में जोड़ लें, यानी नगर पालिकाएँ डायरेक्ट MOU साइन कर लें फार्मर्स के साथ, तो आपका 50% कूड़ा किसानों ने ले लिया, 60% कूड़ा चला गया। 25% कूड़ा जो है, जिसको सूखा कूड़ा बोलते हैं, ये भारत की रिसाइकलिंग कंपनीज को रॉ मटेरियल के रूप में चाहिए। बराबर। तो आपका कितना चला गया, लगभग 50 और 25, 75% कूड़ा तो आपका सीधा सीधा पैसे में कन्वर्ट हो गया। 25% जो कूड़ा है, जिसको हैजार्डस वेस्ट बोलते हैं, जिसमें महिलाओं के पैड्स हो गए या डायपर्स हो गए, इस सब मेडिकल वेस्ट हो गया, इस सब को आप श्रेडेड करके जो भी नियर बाई सीमेंट प्लांट है या पावर प्लांट है, इनके साथ अलाइन कर दीजिए, तो फिर कूड़ा बचा कहाँ है? नहीं, सही, बहुत सही है। तो किसी भी शहर को जीरो वेस्ट बनाना इज़ नॉट द रॉकेट साइंस, इट इज़ वेरी सिंपल। आप केवल इस डोमेन को समझिएगा। म्यूनिसिपैलिटीज़ इस डोमेन को समझें कि वो कैसे इंडस्ट्रीज़ के साथ टाई अप करें, वो कैसे फार्मर्स के साथ टाई अप करें, और वो कैसे ऐसे पावर प्लांट्स के साथ टाई अप करें, और छोटी छोटी टेक्नोलॉजी लगाएं। बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि जो गार्बेज क्लिनिक ने क्या किया है, लोग भारत में सामान्यतः अपने घर, अपनी सोसाइटी के पास कूड़ा घर बनने नहीं देते। बराबर। जब हमने गार्बेज क्लिनिक की स्थापना की तो हम भारत में ऐसे कूड़ा घर बनाना चाहते थे, ऐसे गार्बेज क्लिनिक बनाना चाहते थे जहाँ लोग अपने परिवार के साथ लंच भी कर सकें और डिनर भी कर सकें, और वहाँ गार्बेज का प्रोसेसिंग भी होता रहे, इतना स्वच्छ। तो ऐसे हमने देश के अंदर 100 से ज़्यादा गार्बेज क्लिनिक बनाए। वेरी गुड। दूसरा, हमने इस डोमेन में जो काम करने वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी की महिलाएं हैं, उनको हमने वो ड्रेसेस दी जो एयर इंडिया की एयर होस्टेस पहनती हैं। वेरी गुड। उनको हमने उस लेवल की ट्रेनिंग दी। हमने बीड महाराष्ट्र में 28 महिलाओं को एज ए न केवल ड्राइवर तैयार किया जो टिपर चलाती हैं, उनको ड्राइविंग लाइसेंसेस भी इशू कराए। सो कहने का मतलब ये है कि आप अगर, जैसे लोग आज कबाड़ी वाला बनना नहीं चाहते, कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहता कि उसका जो बच्चा है जो बेरोज़गार है वो स्क्रैप डीलिंग का काम करे या कबाड़ी बनने का काम करे। इस सोच को बदलने के लिए हमने भारत के अंदर पहली बार गार्बेज क्लिनिक की फ्रेंचाइजी मॉडल लेके आए हैं, जहाँ एक प्रॉपर, जैसा मल्टीनेशनल कंपनीज़ के ऑफिसेज होते हैं, आपको सेम फीलिंग के साथ गार्बेज क्लिनिक होगा। जिनको भी अपना गार्बेज देना है वो वहाँ पे जाके अपना मटेरियल डिपॉजिट कर सकते हैं, या हम उसको डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करा देंगे आपसे, आपके मन मुताबिक टाइम पे। आप चाहें सवेरे गार्बेज देना है, दोपहर में देना है, रात में देना है, हमारा सेम जैसा आपका जोमेटो है, जैसा आपका ब्लिंकिट है, इस टाइप से हम डोर स्टेप सर्विस देंगे, आपका गार्बेज कलेक्ट करेंगे। और जो स्टोरेज हमारा होगा वो सेम जैसा बिग बाज़ार है, रिलायंस फ्रेश है, जिस टाइप से बड़े आज की डेट में डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, इस टाइप से वो गार्बेज क्लिनिक होगा, जो कंप्लीट एक सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेटेड होगा कि आपका जो मटेरियल है वो कब से कहाँ से उठना है, कहाँ जाना है, कहाँ स्टोर होना है, कितनी कैटेगरी में स्टोर होना है, और इसका बायर कौन है। ये एक इंटीग्रेटेड लूप जो है, ये हम देश के सामने लेके आ रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू।